तो दोस्तों, वेलकम अगेन। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान के ऑफिशियल ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे वो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा के साथ मिलेंगे, कुछ ट्रेड डील्स होंगी। उसके बाद फिर चाइना के लिए वो प्रोसीड करेंगे, जहाँ पे शी जिनपिंग उनका वेलकम करेंगे। और आई थिंक उनका जो परेड है, आई थिंक नेशनल डे परेड या फिर कुछ ऐसे है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आई थिंक वो भी सेलिब्रेट होगा। आई थिंक रशिया के प्रेसिडेंट भी आएंगे, व्लादिमीर पुतिन। लेट्स सी। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज सुबह अमेरिका के एक आई थिंक इकोनॉमिक एडवाइज़र है डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है ये पुतिन की वजह से नहीं हो रही है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से हो रहा है। व्हाट अ जोक यार। मतलब इंडिया से भड़ास निकालने के लिए ये लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, कभी भी कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब दिस शोज़ दैट अमेरिका हैज़ सडनली चेंज इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। अब ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये तो अब डोनाल्ड ट्रंप ही जाने कि उनकी जो अभी जो एडवाइस कर रहे हैं उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जो उनके एडवाइज़र हैं, चाहे वो उनके प्रिंसिपल एडवाइज़र हो, चाहे उनके किसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एडवाइज़र हो, बीट इन फॉरेन रिलेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इकोनॉमिक एडवाइज़र, फॉरेन एडवाइज़र एक्सेट्रा, वो एंटी इंडिया उनका क्यों अभी अचानक से एक नैरेटिव उन्होंने सेट कर लिया है कि भाई इंडिया कुछ भी हो जाए, चाइना से हम दोस्ती करेंगे, चाइना से दोस्ती मतलब चाइना से हम सामान खरीदेंगे, रशिया से हम तेल खरीदेंगे, इंडिया करेगा कुछ तो इंडिया के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। चाहे वो इंडिया रशियन ऑयल ले, यूएस ले तो ठीक है, और इंडिया ले तो फिर गलत है। ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई क्यों, वाई। एक और चीज़ ये है कि बहुत मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब इंस्टेबिलिटी चल रही है मतलब अभी, क्योंकि यूएस के साथ हमारे बाकी सारे सेक्टर्स में, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें हमारी कोऑपरेशन वगैरह सब ठीक चल रहा है, डिफेंस वगैरह। लेकिन ये जहाँ पे बात आ जाती है आपकी ट्रेड की, वहाँ पे पता नहीं क्यों यूएस ऐसा एक नैरेटिव बना के बैठा है कि मतलब इंडिया से मतलब हमें मतलब इंडिया एंटी इंडिया मतलब होना है क्यों, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वाई ओनली इन ट्रेड, नॉट इन अदर सेक्टर्स। डिफेंस कोऑपरेशन बढ़िया चल रही है। अभी आपने सुना होगा कि एचएएल ने और इंजन्स का ऑर्डर दिया जनरल इलेक्ट्रिक को, वही कंपनी जो पहले भी इंजन देने में डिले कर रही थी। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि क्यों आपने ये किया है, मुझे थोड़ा समझाओ भाई, ठीक है ना। क्योंकि यार देखो, मैं पहले भी जो वीडियो आने वाला था आएगा वो, ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा डिले चल रहा है क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग्स हैं उसमें। बैकलॉग्स मतलब बहुत सारे वीडियोस टॉपिक्स पे हैं, तो वो सब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मुझे एक बात समझाओ कि जिस कंपनी ने पहले भी डिले किया है, पैसा लेके आपको पैसा, मैं तो कहूँगा कि डकार गए भाई, बोलो मतलब पैसा खा गए बट डकार भी नहीं लिया, और डिले हो रहा है, डिले पे डिले कर रहे हैं भाई। यूएस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप, आई डोंट थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर इंडिया। इन स्पाइट ऑफ दैट, इंडिया शुड इन्वेस्ट दैट मनी इन बिल्डिंग एन फाइटर इंजन फॉर आवर फाइटर जेट दैट वुड बूस्ट मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आप रशिया से ले लो, आप फ्रांस से ले लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके इंजन्स का करो, कुछ तो करो यार, करना तो पड़ेगा। क्योंकि आप अमेरिका पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप अमेरिका के साथ अगर आप हाथ मिलाते हो तो हाथों की जो उंगलियाँ है ना, 4 उंगलियाँ और 1 अंगूठा, ये गिनलियाँ करो कि इसमें से कुछ मिसिंग तो नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, दिक्कत यूएस के साथ नहीं है, यूएस के लोगों के साथ नहीं है। यूएस के अभी जो टॉप लीडरशिप है वो अचानक वो स्टेबल नहीं है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है उनमें। अब बात को समझो, मेंटल स्टेबिलिटी जिसे बोलते हैं वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी कुछ भी यार, अभी बीच में मैंने 2 दिन पहले सुना कि डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन के साथ मिलना चाहते हैं, द डिक्टेटर ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो उनके साथ मिलकर वो गोल्फ खेलना चाहते हैं। अब बात बताओ मेरे को यार, तुम अपने आप को ये दिखाना चाहते हो कि मैं सुपर पावर कंट्री का सुपर पावर प्रेसिडेंट हूँ, मैं दुनिया का बॉस हूँ, तुम अल्टीमेटली इट इज रिजल्टिंग टू द डिक्लाइन ऑफ यूएस इमेज, द इमेज ऑफ द यूएस इज डिक्लाइनिंग। कि तुम्हारी जो ये पागलपंती चल रही है इसकी वजह से यूएस की इमेज खराब हो रही है, यूएस के लोगों की इमेज खराब हो रही है। ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तुम अपना भाई, अमेरिका ग्रेट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अरे अमेरिका को ग्रेट बनाने की क्या जरूरत है, इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रीडम है वहाँ पे, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, यूएस डॉलर डोमिनेट्स इन द वर्ल्ड। और क्या चाहिए, और किस सेक्टर में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? एक सेक्टर है, एक सेक्शन है जहाँ पे आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहो तो करो। ये जो अनवांटेड किलिंग्स होती है ना, गन से शूटिंग, इसको अगर आप बंद कर सको कोई भी गवर्नमेंट, तो आई वुड बी मच हैप्पियर इफ डोनाल्ड ट्रंप फोकसेस ऑन दिस। येस्टरडे ओनली चाइल्ड वॉज शॉट इन स्कूल इन यूएस का, आई थिंक कौन सी एरिया था मैं नाम भूल गया, लेकिन न्यूज़ में ये कवर किया गया है। और आप चाहो तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हुआ है। तो यार देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, समझनी ज़रूरी है। कल रात को एक पोस्ट डाला था, वो मैंने अभी कल रात को पोस्ट डाला था, वो ये था कि मेक इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनो। खाली एक सेक्टर में नहीं या गिने चुने सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में जहाँ से हमें फॉरेन कंट्री से हेल्प लेनी पड़ती है, जहाँ पे हम कैपेबल हैं वहाँ पे उस सेक्टर को पूरा मेड इन इंडिया कर दो, मतलब सेल्फ सफिशिएंट कर दो कि बाहर से हमें कोई मदद नहीं लेनी है। 100% जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो मेड इन इंडिया हो। मैंने वो पोस्ट लिखा है, आप चाहो तो वो पोस्ट जाके पढ़ सकते हो, और अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना। कुछ
कमेंट या फिर कुछ सजेशंस देना हो तो दे देना उसके नीचे, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर एवरीवन। हमेशा ही रहता है हर एक पोस्ट और वीडियो में, जैसे तो मैं कभी कमेंट्स बंद नहीं करता हूँ। कभी कभार ऐसी इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है कमेंट से कि शायद मैंने मिस कर दिया हो या फिर मैंने ऐड नहीं किया हो, तो आई थिंक इट्स अ वे ऑफ इम्प्रूविंग माई नॉलेज, राइट। तो अब जाके पढ़ना उसे, 3-4 पेजेस का है। मैं अगर स्टोरी लगा दूँगा तो स्टोरी में जाके पढ़ लेना। खैर छोड़ो, यही है। अब देखो चाइना ने भी, मैंने कल ये भी पोस्ट किया था, एक पिक्चर पोस्ट किया था कि चाइना अभी रेडी है पीएम मोदी को वेलकम करने। आपने वो देखा होगा, वेलकम टू चाइना इज रेडी टू वेलकम पीएम मोदी, या फिर वेलकम पीएम मोदी ऐसे करके कुछ था। और ड्रोन से बहुत बढ़िया उन लोगों ने वो जो आसमान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का फेस और फिर वेलकम मोदी टू चाइना ऐसे लिखा था, वेरी गुड। मेरे को बहुत अच्छा लगा ड्रोन से। इंडिया में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि चाइना और इंडिया के रिलेशन सुधर रहे हैं। लेकिन चाइना इज़ नॉट ए ट्रस्ट यूर पार्टनर। आप चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप भरोसा नहीं कर सकते। अब इसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं, आप चाइना पे ना भरोसा नहीं कर सकते। स्पेशली उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो इंडिया के साथ रही है, बीट 1962, और पाकिस्तान को हेल्प करना और पाकिस्तान को उसके हर एक चीज़ में हेल्प करना जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाते हैं, स्पेशली टेररिस्ट्स को बचाना, यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर का यूज़ करना। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे चाइना ने पहले भी एंटी इंडिया मतलब अप्रोच रखा है। और मुझे लगता है कि चाइना का एक ही यहाँ पे मतलब प्रॉफिट है कि बेनिफिट है कि ट्रेड वॉर, जो यूएस के ट्रेड वॉर की वजह से मैं डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि एटलीस्ट 5 साल बाद इंडिया और चाइना के बीच में कुछ बातचीत हुई है। जो एयरवेज़ का जो ऑप्शन है बाय एयर, वो अभी खुलने की मतलब ऐसी बातें आ रही है सुनने में कि वेरी सून द एयरलाइन ऑपरेशंस कुड बी स्टार्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना डायरेक्ट। पहले गलवान के बाद जो हुआ था, गलवान क्लैश, उसके बाद फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बंद हो गया था थ्रू एयरलाइंस, तो बाय एयर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनता है। लेकिन अब फिर से ये सुनने में आया कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन फिर से शुरू होगा, तो अब देखो क्या होता है। बट चाइना पे भरोसा करना मुझे डाउट फील होता है। बाकी ये लोग जाने क्या करें, अब हम तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते। हम तो पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, लिख चुके हैं कि चाइना के साथ हमें डबल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि चाइना हमारा ट्रेड पार्टनर भी है और हम चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं। चाइना हमारे अगेंस्ट कई चीज़ें करता है, लेकिन उसके बाद भी ट्रेड चल रहा है हमारे बीच में, तो हमें डबल अप्रोच लेके ही चलना पड़ेगा अभी भी और इन फ्यूचर भी, क्योंकि इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर होगा। तो जब वर्ल्ड वॉर होगा तब चाइना इंडिया पर अटैक करेगा। अब चीज़ यहाँ पे है कि मैंने एक शब्द का यूज़ किया, वो है वर्ल्ड वॉर होगा दोस्तों। कई सारे लोग सोच रहे कि नहीं होगा। मैं 2023 से, जब 2023 आई थिंक अक्टूबर या फिर दिसंबर में जब इजराइल पे अटैक हुआ, तो मैं तब से ही बोलता आ रहा हूँ कि 7 अक्टूबर आई थिंक अटैक हुआ था इजराइल पे, हमास ने जो किया था लेबनान से, गाज़ा से, कि मैं तब से बोलता आ रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इजराइल इसमें आ चुका है। और बीच में आपने देखा था कि ईरान और इजराइल के बीच वॉर हुआ है, ठीक है, एम आई राइट? ईरान और इजराइल के बीच वॉर हुआ है। अब ये जो ईरान और इजराइल के बीच वॉर हुआ है, अभी बीच में अभी देखना ये सीज़ फायर हुआ है, इसका क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। चलो ठीक है, दे दिया, जाओ कोई बात नहीं, चाचा तुम्हें क्रेडिट दे दिया। तो मैं नोबेल पीस प्राइज़ का इतना शौक है यार। मेरी एक ही गुजारिश है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, विच एवर इंस्टीट्यूशन विच गिव्स नोबेल प्राइज टू एनी पर्सन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल्सो प्लीज़ गिव ए नोबेल प्राइज टू डोनाल्ड ट्रंप, एटलीस्ट ही विल स्टॉप डूइंग दिस मैडनेस। अब नोबेल प्राइज़ दे दो यार, हाथ जोड़ के विनती है। ये आदमी जो सठियापना कर रहा है ना, ये मुंडूगिरी कर रहा है ना भाई, प्लीज़ ये बंद कराओ भाई, प्लीज़ ही विल स्टॉप दिस। एक बार इसको नोबेल प्राइज़ दे दो, बंद कराइए। जहाँ तक बात है, अब चलो मैं वापसी आता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को तो कुछ ज़्यादा खींच लिया मैंने। डोनाल्ड चाचा फिर बोलेंगे लाल हो गया मैं खींचते। खैर चलो, जहाँ तक बात है कि इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री रहा है इन एनी वॉर लाइक सिचुएशन और इन क्राइसिस दोनों देशों के बीच में, फिर भी इंडिया के रिलेशंस आप देखो कि इंडिया प्लेट के बीच में, ये देखो ये एक जगह मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ये होल है, फॉर इंस्टेंस ये होल है, तो ये इंडिया है। इसके एक साइड में वेस्टर्न अलायंस है और इसके एक साइड में आपको ब्रिक्स और एससीओ है। बड़ा प्लेट समझ लो, तो इंडिया बीच में, वेस्टर्न अलायंस इधर है और जो एससीओ और ब्रिक्स इधर है। तो इंडिया इज ऑलवेज बीन इन द सेंटर ऑफ द प्लेट, ठीक है ना। इंडिया कभी भी ना इधर हुआ है ना इंडिया कभी इधर हुआ है, इंडिया हमेशा बीच का रहा है। लेकिन आई थिंक दैट नाउ इट्स टाइम दैट इंडिया शुड चूज दैट विच साइड इट वांट्स टू गो, क्योंकि आप कब तक न्यूट्रल रहोगे? आप न्यूट्रल रह नहीं सकते, या फिर आपको न्यूट्रल रहने नहीं दिया जाएगा। अब मैंने एक बात कही थी कि सितंबर में, देखो मैंने एक बात ये कही थी कि नेपाल से आतंकवादी आ सकते हैं। फ्रॉम नेपाल पाकिस्तान कोशिश करेगा कि आतंकवादी घुसाने, क्योंकि इस बार ये बहुत गंदा वाला पिटा है। ये इधर अपने बॉर्डर साइड जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो हमने इनको नानी याद दिला दी, बाप होता है, बेटा होता है, ये भी हमने इनको बता दिया। अब ये कोशिश करेंगे कैसे भी करके इंडिया और नेपाल के रिश्ते बिगाड़े जाए। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग चल रही है कि इंडिया को चारों तरफ से घेरा जाए, क्योंकि नेपाल के साथ अगर हमारे रिश्ते खराब हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमें एक अप्रोच ये रखना चाहिए कि इंडिया और नेपाल की जो इंटेलिजेंस है, आई थिंक नेपाल की भी होगी, हर देश की अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है। नेपाल और इंडिया की जो इंटेलिजेंस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर जॉइंटली काम करें टेररिज्म पे। अगर ये हो सकता है तो आई वुड से दैट इट्स वेल एंड गुड दैट इट कैन बी हैपन। और अगर ये हुआ तो मुझे लगता है कि ठीक है, टेररिज्म को काउंटर किया जा सकता है थ्रू नेपाल।
अब अगर नेपाल की गवर्नमेंट इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, के पी शर्मा ओली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाती कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए, तो देन आई एम सॉरी कि नेपाल का भी हाल वही होगा जो बांग्लादेश का हुआ है टेररिज्म के साथ, पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, और भी कई सारे देश हैं, यमन का जो हाल हुआ है, तो सीरिया का जो हाल हुआ है, यही होगा नेपाल आने वाले फ्यूचर में, अगर नेपाल नेगलेक्ट करता है टेररिज्म को। क्योंकि नेपाल की को बता देता हूँ कि अगर किसी भी देश के ज़मीन से वो नहीं कर रहा हो, लेकिन आतंकवादी आ तो रहे ना, और ये बात वहाँ की गवर्नमेंट को पता है, अगर पता ही होगा, ऑब्वियस बात है, अगर वो एक्शन नहीं लेती है, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये मान के चलते हैं कि इनडायरेक्टली हम मान के चलते हैं कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है बाय प्रोवाइडिंग देम देयर लैंड, लेकिन अपना ज़मीन उनको दे करके वो, ताकि वो यहाँ से जा सके रहने। ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है नेपाल में, या फिर ट्रेनिंग कैंप्स अलाउ नहीं करो, लेकिन फिर भी मतलब लैंड का तो यूज़ हो रहा है ना टू एक्सपोर्ट टेररिज्म, तो पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया, ये अप्रोच। तो कहीं ना कहीं इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि चाइना तो फंड है वो, जो उसके तो फंड देने वाला है टेररिज्म को, जो वो पाकिस्तान को देता है डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान वही पैसा टेररिज्म पे लगा देता है। ये तो हमेशा से रहा है चाइना का अप्रोच। अब देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि यार देखो बहुत इंस्टेबिलिटी चल रही है, आप लोगों को दिखने में लगता है, या फिर आपको दिखाने में जो दिखाया जाता है कि दुनिया में ग्लोबल, देखो खाली इंडिया स्टेबल रहे और बाकी सारे अनस्टेबल हो जाए, देन इट्स प्रॉब्लम, और इंडिया भी अगर अनस्टेबल हो जाए देन इट्स ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। तो एवरीवन शुड बी स्टेबल, राइट। रशिया यूक्रेन स्टेबल नहीं है सिचुएशंस, इजराइल गाज़ा, इजराइल सीरिया, इजराइल ईरान, इजराइल यमन, इजराइल लेबनान, सिचुएशन स्टेबल नहीं है, लाइक सिचुएशन क्रिटिकल से क्रूशियल क्रिटिकल हो चुका है। माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, उसके केसेस नंबर्स बढ़ रहे हैं गाज़ा में माल न्यूट्रिशन के, तो ये भी एक है। बट यूएन चुप है, WHO चुप है, और क्यों चुप है? क्योंकि उसको सुपर पावर अमेरिका का सपोर्ट है। अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, जो मेरी थ्योरी है, कि अगर आप मिडिल ईस्ट में अमेरिका को ढूंढना चाहोगे, कि मैं बोलूँ अगर आपको कि मिडिल ईस्ट में भी एक अमेरिका है, आप बोलोगे कि सर मिडिल ईस्ट में एक अमेरिका कहाँ से आ गया? अमेरिका तो नॉर्थन अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है, वो यहाँ पे कैसे आ गया? नाइदर थ्रू, कई लोग बोलेंगे कि मिलिट्री बेसिस है अलग अलग देश, उससे बात करूँ, नहीं, अमेरिका का जो सपोर्ट और इन्फ्लुएंस इजराइल के ऊपर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इजराइल इज़ इटसेल्फ ए मिनी अमेरिका, बात को समझो, इजराइल इज़ इटसेल्फ ए मिनी अमेरिका, वो अपने आप में एक छोटा अमेरिका है। अब लोग कई बात बोलेंगे कि क्या बात कर रहा है, मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं अपनी थ्योरी में अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि कुछ भी होता है, इजराइल कुछ भी करता है, तो अमेरिका हर चीज़ में उसे सपोर्ट करता है। बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, मुझे तो बहुत पसंद आता है भाई, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी एंड ही शुड बी, एंड द अप्रोच ही कीप्स फॉर एंडिंग द टेररिज्म, दैट्स वेरी गुड एंड अप्रिशिएबल। कि यार ऐसा अप्रोच काश हमारे देश वाले भी रखते हैं कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना, जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग शांति नहीं बैठेंगे। ये अप्रोच हमारा भी होना चाहिए था, लेकिन मजबूरी है कि कहीं ना कहीं हमारी जो काम करने का जो तरीका है वो अलग है, और हम हर बार हमें जो नुकसान पहुंचाता है, हर बार हम उसे बख्श देते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस बार भी हमें सीज़फायर करना पड़ा, काश हम सीज़फायर नहीं करते, कैजुअल्टीज़ होती, मैं मानता हूँ, क्योंकि वॉर ब्रिंग्स कैजुअल्टीज़, ठीक है। ये बात आप सुनिए, कि समझिए कि युद्ध होगा तो लाशें बिचेंगी, चाहे बॉर्डर के इस पार हो चाहे बॉर्डर के उस पार हो, नुकसान दोनों तरफ का होगा। किसका होगा? हमारे जैसे आम लोगों का, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो एलीट लोग हैं, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, वो देश छोड़ के भाग जाएंगे, लिटरली वो देश छोड़ के भाग जाएंगे। बचे कौन? आम नागरिक इस देश के, जो कहीं नहीं जा सकते, जो खाली एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं, वो भी बहुत कम, और जो बच्चे बुच्चे हैं वो अपनी ही टेरिटरी में रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी का ही होता है, जैसे पुंछ में हुआ, फिर राजौरी में हुआ, और भी कई सारी जगहों में हुआ, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, वाया ड्रोन्स और एक्सेट्रा मिसाइल्स, तो फाइटर जेट्स एंड एयरक्राफ्ट। तो इंडिया ने मुँह तोड़ जवाब दिया। हमारी लड़ाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ नहीं है, तुम्हें जो करना है अपने देश के लोगों के साथ करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मारो काटो पीटो ख़त्म कर दो, सबको जहर देके, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपके ज़मीन से हमारे खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और हमारे ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। बात समझने की कोशिश करो, इंडिया और पाकिस्तान जब एक साथ थे तो क्या तब लोगों की सोच ऐसी थी? आज़ादी के बाद आतंकवाद क्यों आया? जब ब्रिटिश इंडिया से हम आज़ाद हुए, जब इंडिपेंडेंस मिली हम लोगों को, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कई लोग बोलेंगे कि अच्छी बात है कि हो गया था पहले, वरना हमें भुगतना पड़ता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर नहीं होता तो शायद ये आतंकवाद नाम की चीज़ नहीं होती आज, तो हम पीसफुली रहते हैं, और हमारे बॉर्डर्स अफगानिस्तान थ्रू सेंट्रल एशिया जाता। पाकिस्तान अगर आज हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखता तो शायद पाकिस्तान भी आज उस प्लेटफॉर्म पे होता जिस प्लेटफॉर्म पे इंडिया है। और मैं इन गधों को तो समझा के थक गया हूँ, क्योंकि शरीर में चर्बी बहुत है और दिमाग में अकल है नहीं, अकल तो फिसल के जा चुकी है, दिमाग से घुटने से भी अब निकल चुका है। बात रही जहाँ पे कि इंडिया पाकिस्तान एक साथ आए, कि वो पहले भी इतिहास में एक बार एक साथ आ चुके हैं और फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा दोनों देशों का हुआ है।
जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पाकिस्तान ने देखा देखी न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया था, तब आई थिंक बिल क्लिंटन थे या फिर जॉर्ज बुश थे, जॉर्ज वाइट बुश। तो जॉर्ज बुश अलग नाम है और जॉर्ज वाइट बुश दोनों बाप बेटा। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों की जो मानसिकता है वो अब विक्षिप्त हो चुकी है। विक्षिप्त मतलब पागल हो चुके हैं वो लोग, ठीक है ना। उन लोगों ने कहा था कि ये अगर हमको पानी नहीं दोगे, हमें हमारा हक का पानी नहीं दोगे तो हम खून की नदियाँ बहाएंगे। अब तो तुमको अपने हक से भी ज़्यादा पानी मिल रहा है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो गुरुद्वारा है, बड़ी सीक्रेट प्लेस है, वहाँ पे 5-5 फीट तक पानी जम गया है। जस्ट इमेजिन 5-5 फीट तक पानी जम गया है। और कहीं ना कहीं लोगों का ही जो पिलग्रिमेज गए हैं वहाँ पे, जो तीर्थयात्री गए हैं वहाँ पे, उन्हीं को कष्ट हो रहा है। और सुन लिया भगवान उनकी बात, तुमको ज़्यादा पानी चाहिए लो, तुमको हद से भी ज़्यादा पानी चाहिए लो, पकड़ो अपने। देखो भाई, जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना ही मिलेगा। अपने हक से जब ज़्यादा मांगते हो तो एक वक्त के लिए भगवान दे भी देता है, ये देखने के लिए कि तुम संभाल पाते हो कि नहीं संभाल पाते हो। अब संभालो। 800 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। मासूम लोग तो मैं कहूँगा नहीं किसी को भी, पाकिस्तान में जितने भी हैं, लेकिन इंसान तो इंसान होता है। अब वो लोग इंसान के नाम पे धब्बा है तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। इफ़ पाकिस्तानी के नाम पे सबसे बड़ा धब्बा है पाकिस्तान, ठीक है ना। इंसानियत ख़त्म है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि आप पाकिस्तान नहीं गए हो, आपने देखा नहीं है, ये नहीं वो नहीं। देखो यार, बॉर्डर के इस पार भी अच्छे लोग रहते हैं, बॉर्डर के उस पार भी अच्छे लोग रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ पे कुछ दूध के धुले हैं, मैं तो नहीं कहूँगा ऐसा, क्योंकि मुझे पता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। अब बॉर्डर के उस पार मैं ये अपनी रिसर्च के बेसिस पे कह रहा हूँ, जो मैं देखा है, जो हमें शायद मीडिया ने दिखाया है। वैसे खैर इंडियन मीडिया की बात को सीरियसली लेता कौन है, लेकिन फिर भी जो भी है, लेकिन हम तो अपने वहाँ के लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि यार देखो पाकिस्तान नरक है। और कई सारे केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं कि पाकिस्तान इज ट्रूली हेल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। खैर छोड़ो इन सब बातों को, जो होगा देखा जाएगा। जिंदा रहेंगे तो रहेंगे पाकिस्तानी, वरना मरेंगे, और क्या। खैर छोड़ो, वापस आते हैं टैरिफ पे। इंडिया की जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है सूरत पे और दो तीन जगह हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो चुका है। ये आज तक न्यूज़ यानी कि इंडिया टुडे उसने दिखाया था टैरिफ लागू होने से एक दिन पहले शाम के 6 बजे या 7 बजे रात को। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, कुछ भी हो, इंडिया कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा। और कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि यार देखो, हम लोग इतने कैपेबल हैं कि अगर प्रोडक्शन बंद हो गया है तो हम दोबारा उसको चालू करवा लेंगे। नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया का हो रहा है, क्योंकि अमेरिका चीप ऑप्शंस ढूंढ रहा है इंडियन प्रोडक्ट्स के जो वो इंपोर्ट करता था, और कहीं ना कहीं शायद उसे कुछ मिल भी जाए। लेकिन फिर भी मैं वही कहना चाहूँगा कि यार देखो, घूम फिरा के बात वही आती है कि इंडिया के खिलाफ ही पूरी कॉन्स्पिरेसी है कि कैसे भी करके इंडिया को आगे बढ़ने से रोकना है। मैंने आपको शायद दो तीन वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक 3-4 महीने पहले। उस पर मैंने ये कहा था, मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि अमेरिका ने इंडिया को रखा है चाइना की प्रोग्रेस को रोकने के लिए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अमेरिका ने चाइना की प्रोग्रेस को रोकने के लिए इंडिया को रखा है ताकि वो इंडिया को बूस्टअप करे। अब जब इंडिया अपने आप में बूस्ट कर रहा है अपनी इकोनॉमी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी प्रोडक्शन लाइक चाइना, तो अब उस अमेरिका ने पाकिस्तान को रखा है इंडिया को रोकने के लिए। और ये जो एप्पल आईफोन सेटअप करने वाला था, आपको पता होगा कि जब टेरर अटैक हुआ था पहलगाम, उसके बीच में बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई थी कि एप्पल अपना प्रोडक्शन चाइना से इंडिया शिफ्ट करेगा। उसके बाद ही, उसके आई थिंक 1 दिन बाद या 2 दिन बाद पहलगाम होता है, पहलगाम टेरर अटैक। मेरा मानना ये है कि ये चाइना ने करवाया था, मेरा मानना ये, मेरी जो थ्योरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक डेडलाइन दी थी कि सितंबर 3 तारीख से अगले आने वाले 3 महीने तक क्रूशियल इंडिया की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए। कुछ ही मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि नेपाल से 3 आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे, और उनकी फ़ोटोज़ इंटेलिजेंस ने, मीडिया में आ चुकी है, इंटेलिजेंस ने दे दी है। और कहीं ना कहीं उनको भी पकड़ लिया जाएगा, मार दिया जाएगा। आतंकवादियों को रखना नहीं है, सीधा मार डालो, क्योंकि ना उनको कोई रिलीजन होता है, ना वो इंसानियत दिखता। जो जिनका कुछ भी नहीं होता उन्हें मार डालो भाई। जो सिर्फ़ और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए इस दुनिया में आते हैं, ख़त्म कर दो उन्हें। और जिनकी शोध दहशत करती है, फैलाती नहीं है, दहशत करती है, उन्हें भी मार डालो। कोई बात नहीं, कमिंग टू द टॉपिक कि अभी आपने देखा होगा, तो मेरा इस बार ये मानना है कि अगला जो टेरर अटैक होगा, इसके पीछे अमेरिका का हाथ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार चाइना का हाथ था, इस बार अमेरिका का हाथ होगा। अब देखना है अमेरिका और टर्की दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे इंडिया में। तो इंडिया को अभी सितंबर महीने से, सितंबर की स्टार्टिंग से, मैं कहता हूँ अभी बचा ही कितना है, और 2-3 दिन बचे। इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करो, नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करो, और इसके साथ साथ अपनी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस जो है उसे भी स्ट्रॉन्ग करो। और हमला होने से पहले रिपोर्ट्स मिल जाए ताकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को,
ताकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहे देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। तो यही था मोटा मोटा पूरा, एक बहुत लंबा वीडियो खींच गया। मैं जानता हूँ कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ लंबा ही खींच जाता है। आप लोग खैर इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक वाइक कर दिया करो। खैर यही था पूरा एक ओवरऑल टॉपिक कि यार हो क्या रहा है और क्या क्या मतलब और होने लगा है। क्या इसमें ये चीज़ है कि यार कि इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत हैं। अमेरिका ने अपने दरवाजे भले ही बंद कर दिए हों, लेकिन जापान और रशिया ने और चाइना ने अपने दरवाजे खोल दिए इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, इंडियन बिजनेसेस के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत हैं और मैं ये कहूँगा कि सेंटर ऑफ द प्लेट में रहने का फ़ायदा यही है कि आप कई सारे ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया के लिए बेनिफिट ही है कि इंडिया एक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यूएस के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट रहते तो शायद आज हमें बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन खैर इंडिया अपनी डिप्लोमेसी का यहाँ पे एक और एग्जाम्पल सेट करते हुए कि इंडिया कभी भी किसी एक को वैल्यू नहीं देता है। इंडिया लेके चलता है तो सबको लेके चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया हमारा परिवार है, होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मेरी रिसर्च थी। बाकी अगर आपको और कुछ लगता है कि मैंने मिस कर दिया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, स्क्रॉल करते हुए या फिर वीडियो देखते हुए या फिर सर्च करते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, मुस्कुराते रहना और जय हिंद जय भारत।